आज हम आपको भारत की प्राकृतिक वनस्पति के विषय में समझाएंगे। उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम भाषा में पढ़ते हैं, ये क अक्षर है। संसार के जितने भी आदमी हैं वो इस क को एक जैसा नहीं बनाएंगे। यही कारण है कि सिग्नेचर सबके अलग होते हैं, सबका हैंड राइटिंग अलग होता है, लेकिन पढ़ने वाला इसको क पढ़ेगा, कुछ और नहीं पढ़ेगा। बनाने की सबकी अलग अलग स्थिति होती है, एक जैसा कोई भी नहीं बनाता, जब भी सबके जो हैंड राइटिंग है वो अलग अलग होती है। ठीक इसी तरह से मैं एक मुख्य बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम भारत का अध्ययन करते हैं तो भूगोल में यदि चित्र बनाकर अध्ययन किया जाता है या किसी भी प्रश्न का उत्तर चित्र बनाकर यदि दिया जाता है तो वो जो प्रश्न है उस पर ज़्यादा अंक आते हैं। काफ़ी जांचने वाला आदमी प्रभावित होता है और अच्छे अंक देता है। अब बात ये रही कि भूगोल में जो चित्र बनाए जाते हैं वो मानचित्र के बनाए जाते हैं, नक्शे के बनाए जाते हैं। नक्शे में जैसे मैंने ये बनाया, ये इसे मानचित्र नहीं कह सकते, इसे रेखा चित्र कहेंगे। लेकिन देखने वाला आदमी ये कहेगा कि ये भारत का नक्शा है। क्यों कहेगा? जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे क अक्षर है, संसार के जितने भी लोग हैं वो सभी अक्षरों को जो बनाते हैं अपने अपने अनुसार बनाते हैं। उनका बनाया हुआ अलग तरह का होता है, लेकिन पढ़ने वाला आदमी उसको क ही पढ़ता है। ठीक इसी तरह से ये भारत का मानचित्र नहीं है, ये भारत का रेखा चित्र है। लेकिन देखने वाला आदमी इसको देखकर ये मानता है कि ये भारत का मानचित्र है। क्यों मानता है? क्योंकि भारत के मानचित्र जैसा लगता है। तो भूगोल पढ़ने वाले लोग मुख्य रूप से इस बात से डरते हैं कि नक्शा कैसे बनेगा। यदि किसी ने संसार का मानचित्र आँखों से देखा है और उसे बिना देखे यदि वो बनाना चाहे तो बनाते बनाते उसके दिमाग में, क्योंकि उस संसार के मानचित्र का जो असली रूप है दिमाग में बना हुआ है, स्वयं दिमाग ही ये कह देता है कि ये संसार का मानचित्र नहीं बना या ये भारत का मानचित्र नहीं बना। क्यों कह देता है? क्योंकि उसके दिमाग में उसका चित्र बना हुआ है पहले से ही। वो दिमाग का जो चित्र है वो ही उससे तुलना करके बता देता है कि ये उसका मानचित्र नहीं है। तो मानचित्र से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मानचित्र को देख लो, देखने के बाद दिमाग में उसकी जो आकृति है वो बन जाती है, और जब कभी वो मानचित्र आँखों के सामने आता है तो स्वयं पता लग जाता है कि ये कहाँ का मानचित्र है। तो मैंने जैसे ये बनाया तो इसको देखने से ही ये लग जाता है कि ये भारत का मानचित्र है। यहाँ से ऊपर जो भारत का मानचित्र हम बनाते हैं तो वो थोड़ा कठिन बनता है, उसे बनाने में थोड़ी परेशानी सी लगती है। तो यदि यूपर का बनाना किसी पर नहीं भी आए तो केवल इतना बनाने से ही काम चल जाता है कम समय में। ऐसे यूँ करिए, यूँ कर दीजिए, ये भारत का मानचित्र हो गया। इसी से काम चल जाता है। जैसे कि प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, इतना समय नहीं होता कि बार बार उसे बनाइए फिर मिटाइए, बनाइए फिर मिटाइए, इतना समय नहीं होता। इसलिए केवल इतना कर दीजिए और ये मुश्किल से 5-6 सेकंड में हो जाता है, और इसी में वो चीज़ें दर्शा दीजिए जिससे प्रश्न अच्छा बन जाता है, प्रश्न पर अच्छे अंक आते हैं। अब ये भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं। इस तरह का भारत का लगभग मानचित्र होता है। जैसे कि ये भारत का मानचित्र है, मानो है तो ये रेखा चित्र, लेकिन समझने के लिए ये भारत का मानचित्र है
अब हमें इसमें भारत की प्राकृतिक वनस्पति समझानी है। तो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, भारत के पश्चिम में, ये राजस्थान का एरिया है। तो यहाँ पर जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो मरुस्थलीय क्यों बना है? क्योंकि वहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने की वजह से वहाँ की जो सैलें हैं वो बिखरी हुई हैं, वहाँ पर मरुस्थल है। और जहाँ पानी नहीं है, मरुस्थल का मतलब वहाँ पानी की बहुत कमी है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर केवल कटीली झाड़ियाँ वगैरह पैदा होती हैं। दूसरी जो वनस्पति हैं वो वहाँ पर पैदा नहीं होती। तो भारत के पश्चिम में यहाँ कम वर्षा होती है, तो यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं। और भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी कम वर्षा होती है। तो भारत के पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान का भूभाग, और यहाँ कर्नाटक वगैरह का बीच का, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र का बीच का भाग, इनमें कम वर्षा होने के कारण कटीली झाड़ियाँ पैदा होती हैं। ये मैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति का सीधा तरीका बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये हमने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स में हम इस तरह से खाने बना लेते हैं और उनमें जो जो चीज़ हमें दर्शानी होती है उसके हिसाब से, जैसे कि ये हमने कम वर्षा वाले क्षेत्र, कटीली झाड़ियाँ, उष्ण कटिबंधीय कम वर्षा वाले क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ दर्शानी हैं। तो यहाँ सबसे नीचे दिखाइए, कटीली झाड़ियाँ। इसके बाद ये जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, हिमालय पर्वत का क्षेत्र, इस पर्वतीय क्षेत्र में अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। वो मैं समझाने के, इनको अलग अलग समझाऊंगा जब ये स्पष्ट कर दूंगा कि अलग तरह की कैसे होती है। तो ये हिमालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वतीय वनस्पति होती है। ये मैंने बताया, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और उत्तर के हिमालय के क्षेत्र में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के वन दिखाए मैंने, बड़े आसानी से दिख जाते हैं। अब तीसरा, भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में तथा कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र में, और ये जो असम का क्षेत्र बचा, इसमें ये भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में और ये असम, मेघालय, त्रिपुरा के क्षेत्र में, यहाँ पश्चिम बंगाल में, इन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने के कारण इसको जमा के निशान से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण, जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ की जो वनस्पति होती है वो वर्ष भर हरी भरी बनी रहती है। तो वर्ष भर हरी भरी रहने वाली वनस्पति को हम सदाबहार वन कहते हैं। तो ये इंडेक्स में हम यहाँ ऊपर दिखाएंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसके बाद
ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो गए, ये पर्वतीय क्षेत्र हो गए और ये कम वर्षा वाले क्षेत्र हो गए। बाकी जो ये क्षेत्र बचा, ये जो भारत का भूभाग बचा, इस भूभाग में ये अधिक वर्षा तो होती नहीं, कम वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र में जब वर्षा नहीं होती है, वर्षा वर्ष भर नहीं होती, जब शुष्क मौसम होता है, तो यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो अपने ऊपर से पत्तियाँ गिरा देती है। और जब जब फिर वर्षा का मौसम आता है, फिर पत्तियाँ धारण कर लेती है, क्योंकि वन पत्तियों से, भूमि में से नमी लेते हैं पेड़ और पत्तियों से उस नमी को बाहर निकालते हैं। अब उन क्षेत्रों में जब भूमि के अंदर नमी नहीं रहती, तो वो पत्तियों द्वारा यदि नमी को बाहर निकालते रहेंगे तो जो वृक्ष हैं वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जीवित रहने के लिए वो अपने ऊपर से पत्तियों को हटा देते हैं। तो ये पर्णपाती वन होते हैं। तो इन्हें कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब भारत के पूर्व में, यहाँ पश्चिम बंगाल में गंगा नदी, भारत में मैदानी क्षेत्रों में बहती हुई गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ यहाँ पश्चिम बंगाल में समुद्र में गिरती है। ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर आती हैं और उस मलबे को गंगा नदी या समुद्र में डाल देती है। और ये मलबा धीरे 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 यहाँ पर कुछ क्षेत्र समुद्र का मिट्टी से भर गया है। तो यहाँ पर अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो इनको कहते हैं ज्वारीय या मैगलेन क्या। तो जहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती हैं या समुद्र में भी वर्ष भर ज्वार भाटा आते हैं, तो वहाँ पर जैसे ये समुद्री भाग है और समुद्र में जब ज्वार आता है तो समुद्र का पानी स्थल के ऊपर चढ़ जाता है और जब भाटा आता है तो वो पानी पुनः वापस चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो मलबा होता है, यहाँ समुद्र तटीय मैदान बन गए। तो ये जो जहाँ ज्वार या नदियों के गिरने से वहाँ पर डेल्टा बना हुआ है, उन जगह पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पति कहते हैं। इन्हें अलग अलग चिन्हों से दिखाते हैं, जैसे मैंग्रोव को ऐसे खड़े निशान से दिखाया, और ये पर्णपाती को ऐसे दिखाया। इसके बाद बचा ये पर्वतीय वन। तो
ये मैंने मानचित्र में दर्शाने के हिसाब से ये इस तरह से मैंने आपको बताया। अब इनके विषय में अलग अलग इनकी विशेषताएं सुनिए। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्राकृतिक वनस्पति किसी भी देश या स्थान की वर्षा से प्रभावित होती है। तो जैसे मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे मानो ये भारत का मानचित्र हमने बनाया, अब दो बनाइए, इनकी तुलनात्मक जांच पड़ जाएगी। तो देखिए भारत की जो वर्षा है, भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में और यहाँ असम के क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। तो इसी के प्रतिरूप में भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र और असम के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन पूरे वर्ष भर अपने ऊपर पत्तियाँ धारण किए रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। ये हरे भरे रहते हैं क्योंकि वृक्षों की जो मुख्य आवश्यकता होती है वो पानी होती है, पानी उसे मिलता रहता है, तो वृक्ष अपनी जड़ों को दूर तक करते हुए अपने को हरा भरा स्वस्थ रखता है। लेकिन क्योंकि यहाँ के वनों की जो मुख्य आवश्यकता है वो आसानी से पूरी हो रही है, तो ये वन बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं, बहुत जल्दी ये जो वृक्ष हैं बढ़ जाते हैं। तो इनकी जो लकड़ी है वो उपयोग की दृष्टि से इतनी बढ़िया नहीं होती। जैसे कि लकड़ी का मुख्य रूप से फर्नीचर आदि में उपयोग होता है, तो ये लकड़ी ईंधन की दृष्टि से तो ठीक है, जलाने की दृष्टि से, लेकिन जो अच्छी किस्म का फर्नीचर वगैरह बनाना होता है वो इन वनों की लकड़ी से नहीं बनता। ये इनकी लकड़ी में खुरदरापन होता है, इनकी लकड़ी में सुंदरता नहीं आती। तो जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ वनस्पति भी ज़्यादा होती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत के जो मध्य के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है और वो कम वर्षा भी वर्ष के किसी एक मौसम में होती है, पूरे वर्ष भर नहीं होती। तो यहाँ पर जब वर्षा नहीं होने का समय होता है उस समय यहाँ के जो वृक्ष हैं वो अपने ऊपर से पत्तियों को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। हम लोग भारत के रहने वाले हैं और भारत में हम अपनी आँखों से भी देखते हैं कि कौन से वृक्ष पत्तियाँ गिराते हैं, कौन से वृक्ष पत्तियाँ नहीं गिराते। अब यहाँ कुछ अपवाद की दृष्टि से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि साहब ये जो पर्णपाती वन क्षेत्र है इसमें हमने ऐसे भी पेड़ देखे हैं जो पत्तियाँ नहीं गिराते। तो उसका कारण दूसरा है। दूसरा कारण ये है कि आदमी ने अपने अनुसार भी परिवर्तन कर दिए हैं। जो वृक्ष इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के पौधे लाकर यहाँ पर लगा दिए हैं, और जिन मौसम में वर्षा नहीं होती उस समय पर उन वृक्षों में अपने मानवीय आधार पर पानी की व्यवस्था कर देते हैं, जिससे वो वृक्ष हरे भरे रह जाते हैं। लेकिन हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो भारत की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वह वन जिनका उत्पादन एवं उनकी रखरखाव मानव नहीं करता, प्रकृति के आधार पर ही वो वन जीवित रहते हैं, हरे भरे या जैसे भी कुछ प्रकृति के आधार पर रहते हैं। मानव का उसमें कोई भी सहयोग नहीं होता, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जो मानवकृत वृक्ष हैं उनसे इस प्राकृतिक वनस्पति में कोई मतलब नहीं। अब आइए, ये मैंग्रोव या ज्वारीय वन ये उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ
स्थल भाग से कोई नदी आकर या तो मलबा डालकर वहाँ पर समुद्री क्षेत्र को पाट देती है, तो पहली बात तो नदियों में बड़ी उपजाऊ मिट्टी नदियों के पानी के साथ आती है, वो वहाँ जमा हो जाती है। दूसरी बात, नदियों में अनेक रास्ते में जहाँ जहाँ होकर नदी आती है, उस रास्ते में जितने प्रकार के वनस्पति पड़ते हैं, उन वनस्पतियों के बीज वगैरह भी वहाँ आकर गिर जाते हैं और वो अनेक प्रकार की वनस्पति वहाँ पर उगती है। भारत का सुंदरबन नाम का जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में समुद्री तटीय क्षेत्र में, वो बड़ा महत्व रखता है। इसी तरह से समुद्र तटीय क्षेत्र में भी ये मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है, वो भी क्योंकि समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, उसकी वजह से जो समुद्र के किनारे के भूभाग हैं वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हो गया है, उनमें ज्वारीय वनस्पति पैदा होती है। अब सुनिए, ये पर्वतीय वन, ये जो पर्वतीय वन है ये अलग प्रकार के क्यों होते हैं, इनकी मुख्य बात क्या है। नंबर एक तो जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है, तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनका आकार शंकुनुमा होता है, उनके ऊपर नुकीली पत्ती होती हैं, और ये जो वनस्पति होती है ये उपयोग की दृष्टि से, मानवीय उपयोग की दृष्टि से बड़ी महत्व की होती है। इनकी जो लकड़ी है अच्छी किस्म की होती है। जो इमारती सामान बनते हैं वो मुख्य रूप से इन्हीं वनों के बनते हैं। अब उसके बाद भी इन वनों की जो अलग विशेषता है उसका एक कारण है, जैसे कि पर्वत का जो आकार होता है वो ढालीय होता है, इन ढालों पर ही ये वृक्ष पैदा होते हैं। इन पर्वतों पर जो बर्फीले क्षेत्र हैं, जहाँ पर्वतों पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, वहाँ के जो वृक्ष हैं वो उस बर्फ़ में जीवित रहने के लिए नंबर एक तो अपना आकार शंकुनुमा कर लेते हैं, जैसा कि शंकु होता है, बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ इधर को फिसल जाती है और ये वृक्ष सीधा खड़ा रहता है। इसके अलावा ये जो वृक्ष हैं अपने ऊपर नुकीली पत्ती धारण करते हैं, नोकदार पत्ती, तो नोकदार पत्ती से भी इन वृक्षों को ये फ़ायदा है, जब बर्फ़ पड़ती है तो ये नोक बर्फ़ को चीर देती है और बर्फ़ नीचे गिर जाती है, जिससे ये जो वृक्ष हैं जीवित बने रहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो वन है, इन वनों में क्योंकि ये ढालीय क्षेत्रों पर होते हैं तो यहाँ पानी नहीं रुकता है, तो पानी ना रुकने के कारण इनको जो नमी प्राप्त होती है या तो बर्फ़ पिघल कर थोड़ी बहुत यहाँ आती हो वो मिलती है, या जैसे ये बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ़ पिघल कर इस पर्वत में अंदर भी कहीं ना कहीं जहाँ कहीं से प्रवेश इन्हें मिल जाता है पानी को, वो अंदर प्रवेश कर जाता है और ये वन वहाँ से नमी प्राप्त करते हैं। नमी की इन्हें फिर भी कुछ कमी रहती है, तो इनकी जो लकड़ी है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, जिससे इनकी लकड़ी बड़ी बहुमूल्य होती है। इमारती सामान मुख्य रूप से इन्हीं वनों की लकड़ी का बनता है। एक मैं उदाहरण बताऊं कि ये मैदानी क्षेत्र है, पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर शीशम का जो वृक्ष पैदा होता है उस वृक्ष की लकड़ी इतनी अच्छी, इतनी उत्तम किस्म की नहीं होती। उसकी तुलना में यहाँ पर नेपाल है, नेपाल क्योंकि यहाँ हिमालय पर्वत में स्थित है, यहाँ भी शीशम पैदा होती है, तो यहाँ की जो शीशम की लकड़ी है वो इमारती सामान की दृष्टि से बहुत ही बहुमूल्य होती है, जबकि भारत के मैदानी क्षेत्र में जो शीशम पैदा होती है उसकी लकड़ी नेपाल की शीशम की लकड़ी की तुलना में अच्छी किस्म की नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भूमि में से वो वृक्ष पानी ले लेते हैं, जिससे वो जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं और जल्दी प्रोग्रेस करने की वजह से उनकी लकड़ी इतनी उत्तम श्रेणी की नहीं बन पाती। यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में उन वृक्षों को पानी नहीं मिलता, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लकड़ी बहुत मजबूत हो जाती है और इमारती सामान के काम में आती है। जैसे कि
मैं एक उदाहरण बताऊं कि जैसे टमाटर के पेड़ पर टमाटर लगता है छोटा सा, यदि उसे कुछ खाद वगैरह या पानी अच्छे मिल जाते हैं तो वही टमाटर बढ़कर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जबकि उसमें जो गुण हैं वो उसी छोटे टमाटर के बराबर होते हैं, लेकिन उसका आकार बढ़ जाता है और आकार बढ़ के वो बड़ा दिखाई देता है, बाकी और कोई बात नहीं। इस तरह से मैंने आपको आज ये भारत की प्राकृतिक वनस्पति बताई और एक मैंने वो भय दूर करने की कोशिश की है कि मानचित्र से नहीं डरना चाहिए। मानचित्र बनाना कोई कठिन बात नहीं है और ना ही मानचित्र को भरना कोई कठिन बात है। जैसे एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे कि भारत में दिल्ली यहाँ पर है, यदि हमें दिल्ली प्रदर्शित करने को आए और हम दिल्ली को इस इतने एरिया में कहीं भी प्रदर्शित करते हैं तो वो सही होता है। यदि हम इसको यहाँ दिखाएं या यहाँ दिखाएं या यहाँ दिखाएं या इधर, तो वो गलत होता है। उसके आसपास के क्षेत्र में यदि दिखाया जाता है तो वो सही होता है। जो ज़्यादा फासले से दिखाते हैं तो वो गलत होता है। धन्यवाद।